अध्याय 27 1930 और 40 के दशक का किसान आंदोलन। 1930 के दशक में भारतीय किसानों में एक नया राष्ट्रवादी जागरण आया। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और अपने हालात बदलने के लिए एकजुट होकर कोशिशें की। ये जागरण दो आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का परिणाम था। एक तो विश्वव्यापी मंदी, जिसके प्रभाव भारत में 1929-30 में दिखाई पड़ने लगे थे, और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा छेड़े गए जनसंघर्ष का दौर 1930। मंदी के कारण कृषि उपजों की कीमतें काफी गिर गईं, 50% या उससे भी ज्यादा, और इसके कारण भारी करों और लगान से बदहाल किसानों की हालत और खराब हो गई। लेकिन सरकार न तो अपना टैक्स कम करने को तैयार थी और न जमींदारों को ये कहने को कि वे लगान की दरें कम कर दें। दाम तो औद्योगिक उत्पादन का भी गिरा, लेकिन उतना नहीं जितना खेती की पैदावार का। अतः कुल मिलाकर किसानों की स्थिति ये हो गई कि उन्हें टैक्सों, लगानों और ऋणों का भुगतान तो मंदी के पहले की दरों पर करना पड़ रहा था, लेकिन उनकी आय लगातार कम होती जा रही थी। राष्ट्रवादी असंतोष के इसी माहौल में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया और देश के बहुत से हिस्सों में इसने टैक्स और लगान न देने के अभियान का रूप ले लिया। किसानों को बारडोली सत्याग्रह 1928 में हाल ही में सफलता मिली थी, अतः उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया। आंध्र में लगान व्यवस्था का नया बंदोबस्त होने वाला था, जिससे लगान की दरें बढ़ जाती। वहां राजनीतिक आंदोलन इस बंदोबस्त के विरोध के साथ जुड़ गया। उत्तर प्रदेश में टैक्स और लगान अदा न करने का अभियान गांधी-इरविन समझौते के बाद भी जारी रहा। खुद गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे सिर्फ 50% लगान का भुगतान करें और रसीद पूरे की लें। गुजरात के किसानों ने खासकर सूरत और खेड़ा में टैक्स देने से इनकार कर दिया और सरकारी दमन से बचने के लिए हिजरत पर बड़ौदा चले गए। उनकी जमीन और चल संपत्ति जब्त कर ली गई। बिहार और बंगाल में किसानों को चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था, जो अपने ऊपर अत्याचार करने वालों के रखरखाव की व्यवस्था करने की तरह था। इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुए। पंजाब में टैक्स रोको अभियान के साथ साथ किसान सभाओं का अभ्युदय हुआ और टैक्स तथा पानी की दरों में कटौती करने और कर्ज का कुछ हिस्सा खत्म करने की मांग की गई। महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रांतों में किसानों तथा आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कर उन वन नियमों का विरोध किया जिनके तहत वनों के सार्वजनिक उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी। आंध्र में जमींदारी विरोधी संघर्ष भी चला, जिसका पहला निशाना बनी नेल्लोर जिले की वेंकटगिरी जमींदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किसान आंदोलन के अभ्युदय में एक और तरह से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके गर्भ से युवा लड़ाकू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी पैदा हुई। उन्हें राजनीतिक दीक्षा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मिली, लेकिन धीरे धीरे वे वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में आते गए, जिसका प्रचार जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, साम्यवादियों तथा अन्य मार्क्सवादी एवं वामपंथी नेताओं और ग्रुपों द्वारा किया जा रहा था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में उतार आया तो इन कार्यकर्ताओं के सामने, जिनमें युवक भी थे और युवतियां भी, सवाल उठा कि वे अपनी राजनीतिक ऊर्जा को कहां लगाएं। नतीजा ये हुआ कि उनमें से बहुतों ने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। किसान सभा का पहला सम्मेलन। इसके साथ ही 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी के गठन से वामपंथी ताकतों के एकजुट होने की प्रक्रिया तेज हो गई। सीएसपी की सदस्यता ने साम्यवादियों को बगैर लुके छिपे और कानूनी ढंग से काम करने का मौका दिया। एनजी रंगा तथा दूसरे अनेक नेता किसान आंदोलन के सुचारू संचालन के लिए अरसे से एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन इसे कामयाबी वामपंथ की एकता से ही मिली। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए।
किसान सभा के पहले सम्मेलन में खुद जवाहरलाल नेहरू आए और संगठन का स्वागत किया। इस सम्मेलन में उपस्थित अन्य हस्तियां थीं राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, मोहनलाल गौतम, कमल सरकार, सुदीन प्रामाणिक तथा अहमद दीन। सम्मेलन ने निर्णय किया कि किसानों का एक घोषणा पत्र निकाला जाए तथा इंदुलाल याग्निक के संपादन में एक बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो। अखिल भारतीय किसान समिति के बंबई सत्र में किसान घोषणा पत्र का मसविदा स्वीकृत किया गया और कांग्रेस कार्य समिति को सौंप दिया गया ताकि वो उसे 1937 के चुनाव के अवसर पर प्रकाशित होने वाले अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सके। फौजपुर कांग्रेस में शामिल कृषि कार्यक्रम पर किसान घोषणा पत्र का काफी प्रभाव देखा जा सकता है। कांग्रेस ने सरकार के सामने जो मांगे रखी उनमें मुख्य थी भू राजस्व और लगान में 50% कमी, ऋणों की वसूली का स्थगन, सामंती वसूलियों की समाप्ति, काश्तकारों की बेदखली से सुरक्षा, खेतिहर मजदूरों को गुजारे लायक मजदूरी और किसान यूनियनों को मान्यता। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। इस अवसर पर 500 किसानों ने मनमाड से फैजपुर तक 200 मील पैदल मार्च किया, जिसका एक उद्देश्य लोगों को किसान कांग्रेस के उद्देश्यों से अवगत कराना भी था। फैजपुर में उनका स्वागत जवाहरलाल नेहरू, शंकरराव देव, मानवेंद्र नाथ राय, नरेंद्र देव, एसए डांगे, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली, बंकिम मुखर्जी और अन्य अनेक किसान एवं कांग्रेस नेताओं ने किया। रंगा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि हम अपने को इसलिए संगठित कर रहे हैं ताकि समाजवादी राज्य और समाज की स्थापना के लिए तैयारी कर सकें। 1937 के प्रारंभ में देश के बहुसंख्यक प्रांतों में कांग्रेस सरकारों के गठन से किसान आंदोलन का एक नया दौर शुरू हुआ। देश का पूरा राजनीतिक माहौल बदला हुआ था। नागरिक स्वतंत्रताएं बढ़ गई थीं। हमारे अपने लोग सत्ता में हैं, इस एहसास से स्वतंत्रता का एक नया बोध पैदा हुआ था। ये अपेक्षा भी पैदा हुई थी कि कांग्रेस सरकारें जनता की भलाई के लिए कुछ काम करेंगी, यानी कुल मिलाकर 1937 से 39 के 3 वर्ष किसान आंदोलन के उत्कर्ष के वर्ष थे। कांग्रेस सरकारों ने कृषि कानूनों में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए। ऋणों में राहत देने के लिए मंदी के दौरान जो किसान भूमिहीन हो गए थे, उन्हें उनकी जमीन वापस लौटाने के लिए, काश्तकारों की सुरक्षा के लिए और इससे किसानों को प्रेरणा मिली कि वे प्रस्तावित कानूनों के पक्ष में माहौल बनाएं और जरूरत पड़ने पर उनका रूप बदलने की मांग करें। किसानों में जागरण पैदा करने और उन्हें संगठित करने का मुख्य माध्यम था थाना, तालुका, जिला और प्रांत के स्तर पर किसान सभाएं या सम्मेलन आयोजित करना, जिनमें किसानों की मांगें पेश की जाती और प्रस्ताव पारित होते। इन सम्मेलनों में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता भाषण देते। सम्मेलन के पूर्व कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर छोटी-छोटी बैठकें करते, कांग्रेस और किसान सभा के सदस्य बनाते, नकद या अनाज के रूप में चंदा जमा करते और किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते। सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते, जिसका लक्ष्य किसान आंदोलन के उद्देश्यों को मार्मिक ढंग से जनता के बीच रखना होता था। आसपास के क्षेत्रों में इन सब चीजों का जबरदस्त असर पड़ता था और सभा या सम्मेलन में भाग लेने वाले किसान अपनी ताकत की नई चेतना और अपनी स्थितियों की बेहतर समझ के साथ लौटते थे। कर्षक संगमों का उदय। केरल के मलाबार क्षेत्र में जो शक्तिशाली किसान आंदोलन विकसित हुआ, उसके मूल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का सतत प्रयास था। ये कार्यकर्ता 1934 से ही किसानों के बीच काम कर रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे और कर्षक संगमों, किसान संघों का गठन कर रहे थे। यहाँ के किसान आंदोलन की मुख्य मांगें थीं सामंती वसूलियों, नवीकरण शुल्क तथा लगान की अग्रिम अदायगी को खत्म किया जाए और जमीन हम खुद जोतेंगे। इस आधार पर जमींदारों द्वारा काश्तकारों की बेदखली बंद की जाए। किसानों ने भू राजस्व, लगान तथा ऋण के बोझ में कमी करने,
अनाज का वजन करने, जमींदारों द्वारा सही तौला का प्रयोग करने और उनके मैनेजरों के भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग भी रखी। मलाबार में किसानों के बीच जागरण फैलाने का मुख्य माध्यम था विभिन्न गांवों में कर्षक संघम की इकाइयों का गठन तथा किसान सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन। लेकिन जो तरीका बहुत लोकप्रिय और असरदार साबित हुआ, वो था किसानों का जत्था बनाकर जमींदारों के घर जाना, उनके सामने अपनी मांगें रखना और तुरंत समाधान हासिल करना। ये जत्थे ज्यादातर सामंती वसूलियों के खिलाफ होते थे। कर्षक संगमों ने 1929 के मलाबार काश्तकारी अधिनियम में सुधार के लिए भी जबरदस्त अभियान छेड़ा। 6 नवंबर 1938 को मलाबार काश्तकारी अधिनियम सुधार दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन पूरे जिले में स्थान स्थान पर सभाएं हुई और सर्वत्र अधिनियम में संशोधन के लिए एक ही तरह का प्रस्ताव पारित किया गया। अखिल मलाबार कर्षक संघम द्वारा आर रामचंद्रन नेडुमगड्डी की अध्यक्षता में काश्त की अवधि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति भी बनाई गई। समिति की सिफारिशों पर केरल प्रदेश कांग्रेस समिति ने 20 नवंबर 1938 को अपनी मोहर लगा दी। अगले महीने 500 किसानों के 2 जत्थे उत्तर मलाबार में करीवल्लूर और दक्षिण मलाबार में कांजीकोड से रवाना हुए और रास्ते में विभिन्न कांग्रेस समितियों द्वारा निर्मित स्वागत केंद्रों से गुजरते हुए कालीकट के पास चेवियूर में उनका संगम हुआ, जहां अखिल मलाबार कर्षक संघम का सम्मेलन होने वाला था। उसी शाम कालीकट में समुद्र किनारे एक जनसभा की गई, जिसकी अध्यक्षता पी कृष्ण पिल्लई, जो पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल हो गए, ने की। जनसभा में प्रस्ताव पारित कर काश्तकारी कानून में संशोधन की मांग की गई। जनमत के दबाव पर टी प्रकाशम ने, जो उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में राजाजी मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्रालय देख रहे थे, उसी महीने मलाबार का दौरा किया और एक काश्तकारी समिति बनाई, जिसके 3 सदस्य वामपंथी थे। कर्षक संघम की इकाइयों और कांग्रेस समितियों ने जगह जगह सभाएं की और किसानों का आह्वान किया कि वे समिति के समक्ष अपनी मांगें रखें तथा उसे स्मरण पत्र दें। लेकिन समिति ने अपनी रिपोर्ट देर से दी 1940 में। जब तक कांग्रेस सरकारें इस्तीफे दे चुकी थी और तुरंत कुछ हो पाना संभव नहीं था, लेकिन काश्तकारी के सवाल पर जो जबरदस्त अभियान चला, उसने किसानों को इतना उद्बुद्ध तो कर ही दिया कि बाद के वर्षों में उनकी मांगों को स्वीकार किया जाना अपरिहार्य हो गया। वैसे मद्रास की कांग्रेस सरकार इस्तीफा देने से पहले ऋणों में राहत देने के लिए एक कानून जरूर पारित कर चुकी थी, जिसका कर्षक संघम ने स्वागत किया था। आंध्र के तटवर्ती इलाकों में भी किसानों में अभूतपूर्व जागरण दिखाई दिया। वहां सरकार और जमींदारों के खिलाफ आंध्र प्रांतीय रैयत एसोसिएशन तथा आंध्र जमीन रैयत एसोसिएशन द्वारा किए गए सफल संघर्षों की शानदार परंपरा थी। इसके अलावा एनजी रंगा 1933 से ही गुंटूर जिले के अपने गांव निडोब्रोलू में भारतीय किसान परिषद नाम की संस्था चला रहे थे, जो किसानों को किसान आंदोलन चलाने के लिए प्रशिक्षित करती थी। 1936 के बाद वामपंथी कांग्रेस जनों तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने, जिनमें से बहुत से बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, किसानों को संगठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। इनमें पी सुदरैया का नाम सबसे ऊपर था। 1937 के चुनाव में बहुत से जमींदार या उनके समर्थक उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवारों से पराजित हो गए। इससे जमींदारों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और काश्तकारों में आत्मविश्वास पैदा हुआ। मोबिल्ली और मंगुला जमींदारियों के खिलाफ संघर्ष छिड़ा गया तथा खेत जोतने और मछली मारने के अधिकारों को लेकर कालीपत्तनम के जमींदारों के खिलाफ जिहाद चला। आंध्र के तटवर्ती इलाकों में किसान मार्चों का प्रयोग 1933 से ही सफलतापूर्वक होता आ रहा था। किसान विभिन्न दिशाओं से मार्च करते हुए जिला या तालुके के मुख्यालय में एकत्र होते थे और अपनी मांगें अधिकारियों के सामने रखते थे। 1938 में प्रांतीय किसान सम्मेलन ने एक बहुत बड़े मार्च का आयोजन किया, जिसके दौरान 2000 से ज्यादा किसानों ने उत्तर में इच्छापुर से शुरू कर
9 जिलों से गुजरते हुए लगभग 2400 किलोमीटर की पैदल यात्रा 130 दिनों में पूरी की। मार्च के दौरान रास्ते में सैकड़ों सभाएं हुई, जिनमें लाखों किसानों ने भाग लिया। मार्च करने वालों ने 1100 से ज्यादा अर्जियां इकट्ठी की और उन्हें 27 मार्च 1938 को मद्रास में प्रांतीय विधायिका को सौंप दिया। इन अर्जियों में एक मुख्य मांग ऋण में राहत की थी और कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकारते हुए कानून भी बनाया। पूरे आंध्र में इसका स्वागत हुआ। किसानों की मांग पर मद्रास मंत्रिमंडल ने एक जमींदारी जांच समिति भी बनाई, लेकिन इसकी सिफारिशों को भी कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकी। उसके पहले ही कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। आंध्र के किसान आंदोलन की एक और विशेषता थी। किसान कार्यकर्ताओं को अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए ग्रीष्मकालीन स्कूलों का संचालन। विभिन्न स्थानों पर होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में उस समय के नामी गिरामी वामपंथी नेता जैसे पीसी जोशी, अजय घोष और आरडी भारद्वाज उपस्थित होते और कक्षाएं लेते। उनके व्याख्यानों के विषय होते भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय संघर्ष का इतिहास, मार्क्सवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा इनसे संबंधित चीजें। इन स्कूलों के लिए खर्च की व्यवस्था आंध्र के किसानों से चंदा वसूल कर की जाती थी। किसान दिवस तथा अन्य दिवसों के आयोजन द्वारा एवं किसान गीतों को जनता में फैलाकर भी किसान जागरण अभियान चलाया गया। जमींदारी उन्मूलन की मांग। बिहार में भी किसान चुप नहीं बैठे रहे। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों में फैलाने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। किसान सभा के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने की दिशा में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलनों, रैलियों और प्रदर्शनों का बड़ा प्रभावशाली इस्तेमाल किया। 1938 में पटना में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। 1935 में ही किसान सभा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी। इन सभाओं सम्मेलनों में बार बार प्रस्ताव पारित कर इसे एक लोकप्रिय नारा बना दिया गया। बिहार के किसानों की दूसरी मांग थी गैर कानूनी वसूलियों और काश्तकारों की बेदखली का अंत तथा बकाश्त जमीन की वापसी। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने लगान की दर कम करने और बकाश्त जमीनों की वापसी के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बकाश्त जमीन उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दिया था। हालांकि ये जमीनें अब भी किसानों के ही कब्जे में थी, पर वे उस पर बटाईदार की हैसियत से खेती कर रहे थे। विधायिका के जमींदार सदस्यों की सहमति से अंततः जो फॉर्मूला बना और जिसे कानून की शक्ल भी दे दी गई, वो किसान सभा के परिवर्तनवादी नेताओं को मंजूर नहीं हुआ। फॉर्मूले के अनुसार बकाश्त जमीन का एक हिस्सा ही किसानों को वापस मिलना था और वो भी इस शर्त पर कि वे उस जमीन के नीलामी मूल्य के आधे का भुगतान करें। इसके अलावा कुछ खास वर्ग की जमीनों पर यह कानून लागू नहीं होता था। नतीजा ये निकला कि बकाश्त जमीन का मुद्दा किसान सभा और कांग्रेस मंत्रिमंडल के बीच विवाद का विषय बन गया। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बड़हिया ताल में जिस तरह का संघर्ष चल रहा था, वो तो जारी रहा ही, संघर्ष के नए रूप भी सामने आए। गया जिले के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान जिला मजिस्ट्रेट से वो ये घोषणा करवाने में सफल हुए कि विवादग्रस्त 1000 बीघा जमीन में से 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी। इससे दूसरे क्षेत्रों के किसानों को भी काफी प्रेरणा मिली। दरभंगा के पादरी, राघोपुर, देकुल और पंडौल में किसान आंदोलन फूट पड़ा। जमुनाकारियों ने सारण के किसानों का नेतृत्व किया तो राहुल सांकृत्यायन ने अन्नवारी के किसानों का। आंदोलन का मुख्य स्वरूप था सत्याग्रह तथा जबरदस्ती बोआई और फसल कटाई। जवाब में जमींदारों ने लठैतों के जरिए किसानों की सभाएं भंग करना और आतंक फैलाना शुरू किया।
जमींदारों के आदमियों और किसानों के बीच संघर्ष रोजाना की चीज हो गया। पुलिस अक्सर किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती थी। कुछ स्थानों पर सरकार के प्रतिनिधियों और कांग्रेस नेताओं ने समझौता कराने की भी कोशिश की। बकाश्त जमीन के सवाल पर आंदोलन 1938-39 तक अपने शीर्ष पर पहुंच चुका था, लेकिन अगस्त 1939 में सरकार द्वारा घोषित अनेक सुविधाओं, नए कानूनों और लगभग 600 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन थम सा गया। कुछ इलाकों में 1945 में किसानों ने फिर अंगड़ाई ली और उनका आंदोलन तब तक जारी रहा जब तक जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हो गई। पंजाब किसान सक्रियता का एक और केंद्र था। यहां 1930 के दशक के शुरू में ही किसान सभाएं अस्तित्व में आ गई थी। नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान, कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से 1937 में स्थापित पंजाब किसान समिति ने उन्हें एक सूत्र में गूंथ दिया। किसानों में जागरण लाने के तरीके यहां भी वही थे। किसान सभा के कार्यकर्ता गांव-गांव घूमते, किसान सभा और कांग्रेस के सदस्य भर्ती करते, सभाओं का आयोजन करते, तहसील, जिला और प्रांत के स्तरों पर सम्मेलन करते और उनमें हिस्सा लेने के लिए किसानों का आह्वान करते। धीरे धीरे इन सम्मेलनों की संख्या बढ़ती गई और उनमें राष्ट्रीय स्तर के नेता आने लगे। पंजाब के किसानों की मुख्य मांग थी भू राजस्व में कटौती और ऋणों के भुगतान का स्थगन। उनके आक्रमण का निशाना था यूनियनिस्ट पार्टी का मंत्रिमंडल, जिसमें पश्चिमी पंजाब के भूस्वामी का वर्चस्व था। पंजाब के किसान आंदोलन के दौरान जो 2 मुद्दे तात्कालिक संघर्ष के लिए उभर कर आए थे, वे अमृतसर और लाहौर जिलों में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण तथा नहर कर में वृद्धि। इनके खिलाफ जत्थे निकाले जाते थे जो जिला मुख्यालय तक जाकर समाप्त होते और प्रदर्शन होते। प्रतिवाद की ये गतिविधियां 1939 में शीर्ष पर पहुंच गईं। लाहौर में एक बड़ा किसान मोर्चा लगाया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और गिरफ्तारी दी। मुल्तान तथा मोंटगोमरी के नहर कॉलोनी इलाके में एक अलग संघर्ष उभर कर सामने आया। यहां बड़ी बड़ी निजी कंपनियों ने सरकार से काफी भूमि पट्टे पर ले ली थी और जो बटाईदार जमीन पर खेती कर रहे थे, उनसे तरह तरह के सामंती कर वसूल किए जाते थे। सरकार ने इन करों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, फिर भी जमींदार मानते नहीं थे। किसान नेताओं ने काश्तकारों को इनके विरोध के लिए संगठित किया और कुछ इलाकों में किसान हड़तालें भी हुई। उन्होंने कपास बीनने और फसल काटने से इनकार कर दिया। बाध्य होकर भूस्वामी को कुछ रियायतों की घोषणा करनी पड़ी। युद्ध के कारण काश्तकारों का संघर्ष कुछ समय के लिए स्थगित हो गया, लेकिन 1946 से 47 में वो फिर शुरू हो गया। पंजाब में किसान आंदोलन मुख्यतः मध्यवर्ती जिलों तक सीमित रहा। सबसे ज्यादा सक्रियता थी जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लायलपुर और शेखुपुरा में। इन जिलों में ज्यादातर किसान सिख थे और जमीनें उनकी अपनी थी। 1920 के दशक पूर्वार्ध में हुए गुरुद्वारा कानून सुधार आंदोलन तथा 1930-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण वे पहले से ही राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा बन चुके थे। अविकसित पश्चिमी पंजाब के मुसलमान काश्तकार, जिन्हें जमींदार अपनी इच्छा से कभी भी बेदखल कर सकते थे, और दक्षिण पूर्व पंजाब के हिंदू जाट किसान आंदोलन के दायरे से आमतौर पर बाहर ही रहे। मोंटगोमरी और मुल्तान जिलों के जिन काश्तकारों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, उनमें से भी ज्यादातर मध्यवर्ती जिलों से ही आए थे। जिन किसान नेताओं ने पंजाब में जागरण फैलाया, उनमें कुछ प्रमुख नाम हैं बाबा सोहन सिंह भाकना, बीपीएल बेदी, बाबा ज्वाला सिंह, तेजा सिंह स्वतंत्र, बाबा रूर सिंह, मास्टर हरि सिंह, भगत सिंह बिलगा और बधावा राम। पंजाब की रियासतें भी किसान असंतोष से अछूती नहीं रही। इनमें पटियाला का आंदोलन सबसे शक्तिशाली था। इसकी मुख्य मांग ये थी कि तरह तरह के हथकंडों से कुछ भूस्वामियों और अधिकारियों ने मिलकर जो जमीन हथिया ली थी, वो काश्तकारों को लौटाई जाए। काश्तकारों ने मालिक के हिस्से का लगान देने से इनकार कर दिया। उनका नेतृत्व भगवान सिंह लौंगोवाल और जागीर सिंह जोगा जैसे वामपंथी नेता कर रहे थे।
इन लड़ाकू काश्तकारों को बाद में तेजा सिंह स्वतंत्र का भी नेतृत्व मिला। ये संघर्ष थम थम कर 1953 तक चलता रहा, जिस साल कानून बनाकर काश्तकारों को उस जमीन का मालिक घोषित कर दिया गया। देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर किसान जागरण हुआ और उनकी मुख्य मांगें लगभग एक जैसी ही थी। बंगाल में बर्दवान के किसानों ने बंकिम मुखर्जी के नेतृत्व में नहर टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सहूलियतें हासिल की तथा 24 परगना के किसानों ने अप्रैल 1938 में अपनी मांगों के समर्थन में कलकत्ता तक जुलूस निकाला। असम की सुरमा घाटी में जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ 6 महीने तक लगान रोको आंदोलन चला और करुणा सिंधु राय ने काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के लिए अभियान चलाया। उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा, जो मालती चौधरी तथा दूसरे नेताओं के नेतृत्व में 1935 में स्थापित हुई थी, किसान घोषणा पत्र को प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करवाने में सफल हुई और बाद में वहां जो कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, उसने कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कानून बनाए। उड़ीसा की रियासतों के किसान आंदोलन में आदिवासी भी शामिल हुए। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें थीं बेगारी का खात्मा, वनों के इस्तेमाल का अधिकार तथा लगान की दरों में कमी। ढेन कानल में जमकर टकराव हुआ और सरकारी तथा जमींदारी दमन से बचने के लिए हजारों लोग रियासत छोड़कर भाग गए। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत की गल्लाधीर रियासत में किसानों ने नवाब द्वारा मनमाने ढंग से बेदखल करने और तरह तरह के कर वसूलने का विरोध किया। गुजरात में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चला और काफी सफलता भी मिली। मध्य प्रांत किसान सभा के नेतृत्व में नागपुर तक एक मार्च निकाला गया, जिसकी मांग थी मालगुजारी की समाप्ति, टैक्सों में कटौती और ऋणों के भुगतान का स्थगन। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। किसान आंदोलन का उग्र होता हुआ ज्वार द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने से थम गया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और चूंकि वामपंथी तथा किसान नेता युद्ध के खिलाफ थे, अतः उनका दमन शुरू हो गया। हिटलर ने जब सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो दिसंबर 1941 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर इसे जनयुद्ध घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप किसान सभा के साम्यवादी और गैर साम्यवादी सदस्यों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये मतभेद काफी उग्र हो गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे इससे अलग रहें। यद्यपि पार्टी द्वारा मना करने के बावजूद स्थानीय स्तर के अनेक कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो में हिस्सा लिया, लेकिन पार्टी की जो लाइन थी उसके कारण किसान सभा का टूटना अपरिहार्य हो गया। ये टूट 1943 में हुई। मतभेद के इन वर्षों में अखिल भारतीय किसान सभा के 3 बड़े नेताओं एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और इंदुलाल याग्निक ने संगठन छोड़ दिया। बहरहाल विश्व युद्ध के दौरान किसान सभा निष्क्रिय नहीं रही। उसने विभिन्न राहत कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए बंगाल के अकाल 1943 में उसने आवश्यक वस्तुओं की कमी, राशनिंग आदि से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम किया। इस सब के साथ साथ संगठन कार्य भी चलता रहा। हालांकि किसान सभा के लिए ये बहुत कठिन समय था। सभा युद्ध के खिलाफ थी, अतः किसानों के एक बड़े वर्ग में अलोकप्रिय हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भारत के लिए एक नए सवेरे की तरह थी। स्वतंत्रता मिलने ही वाली है, इसका आभास होने लगा तथा सत्ता के हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू हो गई। इससे किसान आंदोलन के विकास में गुणात्मक स्तर पर एक नया दौर आया। किसान उत्साह से भर गए और आजादी के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था कायम होगी, इस चेतना ने समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ उन्हें भी काफी प्रेरित किया। उन्होंने नए जोश खरोश के साथ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। फलस्वरूप 1939 में जो संघर्ष स्थगित हो गए थे, वे फिर शुरू हो गए। पंजाब और बिहार इसमें आगे रहे। मांग उठी कि तुरंत जमींदारी उन्मूलन हो। आंध्र में खेतीहर मजदूरों का संगठन अभी कुछ वर्ष पूर्व ही बना था। उसने मजदूरी की दर बढ़ाने और सही तौल के लिए संघर्ष छेड़ दिया। त्रावणकोर के पुनारपर्रा वायलार में किसानों और प्रशासन के बीच हिंसक टकराव हुआ।
तेलंगाना में किसानों ने संगठित रूप से जमींदारों के अत्याचार का प्रतिरोध किया और निजाम के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के अन्य भागों में भी किसान संघर्ष चालू रहे। बंगाल का तेभागा आंदोलन। लेकिन ब्रिटिश भारत में बंगाल का तेभागा संघर्ष कई दृष्टियों से अविस्मरणीय माना जाएगा। तेभागा का अर्थ होता है एक तिहाई। 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि वे अब जोतदारों यानी भूस्वामियों को उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि एक तिहाई हिस्सा देंगे और हिस्सा बंटने तक उपज उनके अपने खामारी घर से लगे खलिहानों में रहेगी, जोतदारों के खलिहानों में नहीं। इसमें संदेह नहीं कि उन्हें ये मांग रखने के लिए प्रोत्साहन बंगाल भू राजस्व आयोग, जो फ्लाउड आयोग के नाम से ज्यादा मशहूर है, की रिपोर्ट से मिला था। आयोग ने सरकार की जो रिपोर्ट दी थी उसमें आधे की जगह एक तिहाई की ही सिफारिश की गई थी। उधर हजोंग आदिवासी मांग कर रहे थे कि उनसे लगान उपज में नहीं बल्कि नकद लिया जाए। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी बंगाल प्रांतीय किसान सभा। आंदोलन शीघ्र ही जोतदारों और बरगादारों यानी बटाईदारों के बीच हिंसक संघर्ष में बदल गया। बरगादारों का कहना था कि वे उपज अपने खामारों में ही रखेंगे। तेभागा आंदोलन में अगले साल जनवरी में काफी उभार आया, जब सुहारावर्दी के मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 1947 को कलकत्ता गजट में बंगाल बरगादार अस्थायी नियमन विधेयक प्रकाशित किया। ये एहसास होते ही कि तेभागा की उनकी मांग अब गैर कानूनी नहीं है, उन गांवों के किसान भी संघर्ष में शामिल हो गए जहां अब तक आंदोलन की आहट नहीं पहुंची थी। बहुत सी जगहों पर किसानों ने जमींदारों के खलिहानों में रखा अनाज अपने खामारों तक ले जाने की कोशिश की, जिसके दौरान काफी हिंसा हुई। तेभागा आंदोलन जब उग्र होने लगा तो जोतदारों ने सरकार से अपील की और पुलिस किसानों का दमन करने पर उतारू हो गई। कई जगहों पर हिंसक संघर्ष हुए। खानपुर में 20 किसान मौत के घाट उतार दिए गए। दमन चक्र चलता रहा और फरवरी के अंत तक आंदोलन में ठहराव आ गया। मार्च में भी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन वे एक मरते हुए आंदोलन के आर्तनाद की तरह थीं। मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने विधेयक विधानसभा से पारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ली, पर 1950 में कांग्रेस सरकार ने जो बरगादार विधेयक पारित किया उसमें तेभागा आंदोलन की अधिकांश मांगें समाहित कर ली गई थीं। तेभागा आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मेमनसिंह और मिदनापुर तथा कुछ हद तक 24 परगना और खुलना। शुरू में आंदोलन का आधार थे राजवंशी क्षत्रिय किसान, लेकिन जल्द ही मुसलमान, हजोंग, संथाल और उरांव भी इसके दायरे में आ गए। आंदोलन के मुख्य नेता थे कृष्ण विनोद राय, अवनी लाहिरी, सुनील सेन, भवानी सेन, मोहिनी सिंह, अनंत सिंह, विभूति गुहा, अजित राय, सुशील सेन, समर गांगुली और गुरुदास तालुकदार। किसान आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन। इतनी विभिन्न प्रवृत्तियों और संघर्ष रूपों वाले किसान आंदोलन के बारे में निष्कर्ष स्वरूप कुछ भी कहना आसान काम नहीं है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि 1930 और 40 के दशक में इस उपमहाद्वीप के काफी बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले किसान संघर्षों ने यद्यपि तात्कालिक तौर पर कुछ ज्यादा हासिल नहीं भी किया, तब भी उन्होंने एक ऐसा माहौल जरूर तैयार किया जिसके कारण स्वातंत्र्योत्तर भारत में कृषि सुधार आवश्यक हो गया। उदाहरण के लिए जमींदार उन्मूलन किसी खास संघर्ष का सीधा नतीजा नहीं था, लेकिन किसान सभा ने ही इस मांग को लोकप्रिय बनाया और उसके प्रयत्नों के बिना ये संभव भी नहीं था। आजादी के पहले जिन तात्कालिक मांगों को लेकर किसान संघर्ष हुए वे थी टैक्सों में कटौती, गैर कानूनी या सामंती वसूलियों और बेगार की समाप्ति, जमींदारों तथा उनके आदमियों के अत्याचार की समाप्ति, ऋण बोझ में कमी, गैर कानूनी या अनुचित तरीकों से ले ली गई भूमि की वापसी, काश्तकारों की सुरक्षा इत्यादि। आंध्र और गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर कहीं भी खेतीहर मजदूरों की मांगों को आंदोलन में जगह नहीं मिली। कहना न होगा कि सभी मांगें किसानों ने इस कारण उठाई क्योंकि परंपरा, प्रथा और कानूनी अधिकार आदि की अपनी समझ के कारण वे
इन्हें अपना अधिकार मानते थे। दरअसल कोई भी आंदोलन जन चेतना के तात्कालिक स्वरूप पर ही निर्भर करता है। जिन चीजों को किसान गलत, गैरकानूनी या शोषण मूलक समझते थे, उनके खिलाफ संघर्ष छेड़ने को तैयार हो जाते थे। जाहिर है, ये संघर्ष तत्कालीन कृषि ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन के लिए नहीं हुए, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य उस व्यवस्था के कुछ अत्यंत पीड़ादायक पहलुओं का अंत करना था। इसके बावजूद इनसे भूस्वामी वर्ग की ताकत कम हुई और कृषि ढांचे के रूपांतरण की जमीन तैयार हुई। किसान आंदोलन का काम था किसानों में नई चेतना पैदा करना और फिर उस चेतना पर आधारित जन आंदोलन की सृष्टि करना। ये भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों में न केवल किसान आंदोलन की मांगों, बल्कि संघर्षों का स्वरूप भी कमोबेश एक जैसा ही था। किसानों में जागरण लाने का काम मुख्यतः सभाओं, सम्मेलनों, रैलियों, प्रदर्शनों, सदस्यता अभियानों तथा किसान सभाओं के गठन द्वारा किया गया। जहां सीधी लड़ाई हुई, वहां सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा का सहारा लिया गया और लगान तथा मालगुजारी न देने का अभियान चलाया गया। ये सब कई वर्षों से राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन की तरह ही किसान आंदोलन में भी हिंसक संघर्ष अपवाद ही थे, नियम नहीं। हिंसक संघर्ष जहां भी हुए, उन्हें नेतृत्व का समर्थन प्राप्त नहीं था और आमतौर पर घोर दमन की स्वतः स्फूर्ति प्रतिक्रिया में हुए। किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन का अटूट रिश्ता कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। वस्तुतः किसान आंदोलन वहीं उभर सके जहां राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डाली जा चुकी थी। केरल, पंजाब, आंध्र, उत्तर प्रदेश और बिहार इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ने ही वो पृष्ठभूमि तैयार की, यानी किसानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार तथा उनके संगठन एवं नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के इच्छुक सक्षम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उदय, जिसमें किसान संघर्ष संभव हो सका। किसान आंदोलन की विचारधारा भी राष्ट्रीयता पर आधारित थी। इसके नेता और कार्यकर्ता वर्ग आधार पर किसानों के संगठन का संदेश ही नहीं फैला रहे थे, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की जरूरत पर भी बल दे रहे थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, वे किसान सभा के साथ साथ कांग्रेस के भी सदस्य बनाते थे। ये सच है कि कुछ इलाकों में, जैसे बिहार में, कांग्रेस और किसान सभा के नेतृत्व में गंभीर मतभेद पैदा हो गया और कभी कभी तो ऐसा भी लगा कि किसान आंदोलन कांग्रेस से मुठभेड़ के रास्ते पर जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां वामपंथी कार्यकर्ता और कांग्रेस के दक्षिणपंथी समर्थक अपनी अपनी जिद पर अड़ गए और एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए। आमतौर पर 1942 तक किसान आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलते रहे। 1942 के बाद जब किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के रास्ते से ज्यादा दूर चला गया, तो न केवल उसका जनाधार कमजोर हुआ, बल्कि उसके नेतृत्व में भी फूट पड़ने लगी। इस तरह किसान आंदोलन का उदय और विकास राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहा। अध्याय 27 1930 और 40 के दशक का किसान आंदोलन समाप्त।